स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, युद्ध के मैदान में जो चीज सबसे पहले दम तोड़ती है वह होती है सच्चाई, और जो चीज उसकी जगह लेती है वह होता है नैरेटिव। आज ईरान के नए पावर सेंटर मोज्तबा खामेनेई के एक बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है द एनिमी हैज बीन डिफीटेड, यानी कि दुश्मन हार चुका है। लेकिन इस दावे के साथ एक गहरा पैराडॉक्स दिखाई देता है। ठीक उसी समय तेहरान के आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। रास लफान जैसे दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी हब पर आग की लपटें उठ रही हैं, और वॉशिंगटन की तरफ से साफ संदेश दिया जाता है कि सीज फायर का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर जीत हो चुकी है तो बारूद की गंध कम क्यों नहीं हो रही है, और अगर यह विजय वास्तविक उपलब्धि है तो फिर हमें वह दिखाई क्यों नहीं दे रही है, या फिर यह केवल एक स्ट्रेटेजिक स्मोक स्क्रीन है ताकि ढहती हुई अर्थव्यवस्था और गिरते हुए मनोबल को ढका जा सके। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, इनके इस बयान के संदर्भों को देखेंगे और किस संदर्भ में इनका बयान सही है यह भी देखेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ ईरान की युद्ध नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसको सबसे पहले समझना होगा। यह सर्वाइवल रेजिस्टेंस है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जीत की परिभाषा हमेशा रिलेटिव होती है, सापेक्ष होती है। अमेरिका और इजराइल का अघोषित एक तरीके से स्पष्ट लक्ष्य क्या था? अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहला लक्ष्य, जो स्पष्ट लक्ष्य किया था, वो था रिजीम चेंज का। इन्होंने कहा था हम ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ईरान का मौजूदा शासन तंत्र जिसे वो उखाड़ना चाहते थे वो उखाड़ नहीं पाए। और ईरान का यही एक मजबूत तर्क है, जो मोज्तबा खामेनेई स्पष्ट संदेश भी दे रहे हैं कि अगर तमाम हमलों, पाबंदियों और टॉप नेतृत्व की हत्याओं के बावजूद भी तेहरान की गद्दी पर हमारा नियंत्रण बरकरार है, आप उसे हिला तक नहीं पाए, तो तकनीकी रूप से आप विफल रहे हैं। इसे हम एसिमेट्रिकल विक्ट्री भी कह सकते हैं। यहां इलाका जीतना मकसद है ही नहीं, यहां अस्तित्व बचाए रखना ही जीत मान लिया गया है। यह नैरेटिव घरेलू मोर्चे पर जनता को शांत करने, उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने और क्षेत्रीय सहयोगियों, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उन्हें यह बताने के लिए है कि ईरान अभी भी एक रेलेवेंट पावर बना हुआ है। लेकिन इसी विवाद का, इसी बात का और इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा भयावह है। अमेरिका की रणनीति अब केवल काउंटर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रही, वह इकोनॉमिक एनहिलेशन यानी कि आर्थिक जड़ों को काटने की ओर बढ़ चुकी है। जब ट्रंप प्रशासन यह कह रहा है कि नो सीज फायर, तो इसका मतलब यह है कि इस बार वो केवल ईरान को चोट नहीं पहुंचाने वाले हैं, बल्कि उसके इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ने वाले हैं। साउथ पार्स और कुवैत की रिफाइनरियों पर हमलों का असर क्या सिर्फ ईरान पर पड़ेगा? नहीं, यह दुनिया के LNG सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा खतरे में डाल चुका है, और अमेरिका यहां पर टोटल स्ट्रेटेजिक डिनायल की नीति पर चल रहा है। यानी कि ईरान के पास वह चाहता है न तेल बेचने की ताकत बचे, न अपने प्रॉक्सीज को फंड करने की ताकत बचे, न पैसा बचे, और यह युद्ध अब सैनिकों की बहादुरी से कहीं ज्यादा सप्लाई चेन और एनर्जी पोर्टफोलियो के दफ्तरों में लड़ा जा रहा है, और इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा। इसी के साथ अगर आप देखें तो एक बड़ा बयान ईरान के सैन्य प्रवक्ता का भी आया है, आज ही आया है, और यह बयान बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि हम आप लोगों को युद्ध अपराधी मानते हैं, सैनिकों को और जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन सबको, और उनको कहीं भी छोड़ेंगे नहीं। यानी कि आप चाहे एंटरटेनमेंट सेंटर में हो, पार्क में हो या रिजॉर्ट में हो, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अब समझिए, युद्ध के इतिहास का यह सबसे डरावना मोड़ है। इसे सामरिक भाषा में हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहते हैं। जब आप फ्रंटलाइन पर दुश्मन से नहीं जीत पा रहे होते हैं, या आप उसके साथ सिर्फ लड़ाई कर रहे होते हैं, आप F-35 या आयरन डोम को पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप युद्ध का भूगोल बदलना शुरू करते हैं। और ईरान अब युद्ध को इजराइल के सीमाओं से निकालकर दुनिया के उन सॉफ्ट टारगेट तक ले जाने की धमकी दे रहा है, जहां अमेरिका और इजरायली अधिकारी या नागरिक मौजूद हैं और उनकी हत्या करने का दावा कर रहा है। यह है टोटल वॉर 2.0,
टोटल वॉर 2.0 बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मकसद सैन्य जीत हासिल करना है ही नहीं, बल्कि दुश्मन के समाज में एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाना है। इतना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा कर देना है कि वहाँ की सरकार अपनी जनता से युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने लगे और यह अराजकता का एक प्रकार से नया वैश्विक मॉडल बनकर तैयार हो रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इसके सबसे बड़े साइलेंट टारगेट में से एक हैं। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आप देख रहे होंगे, 93 रुपीस तक, 93 रुपीस पर डॉलर तक जा चुका है और 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचता हुआ क्रूड ऑयल महज आंकड़ा नहीं है, वास्तव में यह हमारी और आपकी जेब पर सीधा सीधा प्रहार है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और अब यह ट्रांजिट रूट प्रभावित हो चुका है। होता है वाली संभावना ही नहीं, अब यह पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें ही केवल नहीं बढ़ेंगी, आपको एलपीजी की समस्या दिखाई दे रही है, लॉजिस्टिक्स में अब समस्या आएगी, माल ढुलाई महंगी होगी और महंगाई के साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा फसल चक्र प्रभावित होंगे। फसलों के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कमी होगी। बहुत बड़े स्तरों पर भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति होने जा रही है। भारत सरकार यद्यपि इसके लिए कई सारे प्रयास कर रही है, लेकिन यह समझना होगा कि भारत के लिए यह स्थिति एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक टाइट रोप जैसी हो गई है, जहां हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी बचाना है और अपनी ग्लोबल जो पोजीशनिंग है, एक तरीके से जो कूटनीतिक स्वायत्तता की रणनीति हम इतने दिनों से अपनाते आ रहे थे, इस ग्लोबल पोलराइजेशन के समय में उसको भी बचाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती जैसा दौर चल रहा है। और सबसे अंत में अगर मैं इन ऑल कहूं तो ये जो बयान आया है मुज्तबा खामनेई जी का, जो उन्होंने विजय के दावे को हम लोग जो सुन रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक ग्रैंड इल्यूजन जैसा है, एक बड़ी मृग तृष्णा जैसा है। जीत का यह शोर दरअसल उस तबाही के डर को, उस तबाही को ढकने के लिए प्रयास किया जा रहा है जो आने वाले दशकों तक मिडिल ईस्ट के भूगोल और अर्थशास्त्र को बदलने वाली है। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा। सच्चाई यह है कि इस हाइब्रिड वॉर में औपचारिक तौर पर कोई भी नहीं जीतेगा और यही सच है। इसमें विजय ना ईरान की होगी, ना अमेरिका और इजराइल की होगी। यह युद्ध अपनी सीमाओं से बाहर जा चुका है, अर्थव्यवस्थाओं, आम नागरिकों और पार्कों तक पहुंच चुका है। आप समझते हैं वास्तव में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, यह ग्लोबल ऑर्डर और व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा, दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष संतुलित कभी रहा नहीं और इसीलिए यह असंतुलित युद्ध असामान्य रूप से चलेगा। आपको ईरान की बात तो याद है, आपको थोड़े समय पहले का अफगानिस्तान याद होगा। अमेरिका को वहां से जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप टॉप लीडरशिप और लीडरशिप खत्म करके वहां की चीजों को अपने हिसाब से चला नहीं सकते और अमेरिका ये रियलाइज नहीं कर पाता है और इसी वजह से वह बार बार ऐसी गलतियां करता है। और यही चीज ईरान के साथ भी है। ईरान के लोग ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान में यह चीजें दिखाई देती हैं। तो जब ये युद्ध इस तरीके से हो तो यकीन मानिए कि यह वार कभी औपचारिक तौर पर नहीं कोई भी जीत सकता है, इसे जीतने की तो संभावना ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये रुकेगा कहां, इसके रुकने का इंतजार कर सकते हैं हम, क्योंकि अगली बार जब भी आप कभी जीत की हेडलाइन पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर खुद से पूछिएगा, क्या सच में किसी की जीत हुई है? क्या दुनिया सुरक्षित हुई है? क्या दुनिया अब बेहतर हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्या फिर खतरा अब और अधिक अनियंत्रित हो गया है? निश्चित तौर पर आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप कैसा महसूस करते हैं इस कॉस्ट ऑफ इल्यूजन को लेकर। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध खत्म होगा? यह युद्ध कोई जीतेगा? खत्म तो होगा ही होगा। यह युद्ध कोई एक पक्ष पूरी तरह से जीत सकेगा कभी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो 2027 और 2028 अगर आपका टारगेट है तो आप लगातार
हमारे बैचेस जो चलने वाले हैं 26 मार्च से, उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको हमारे बैचेस इंग्लिश में, यानी कि बाइलिंगुअल माध्यम में, हिंदी में और इंग्लिश में मिल जाएंगे। और आपकी पूरी तैयारी एक सिस्टमेटिक वे से कराई जाएगी, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के अपने संबंधित ईयर के ब्रोशर को डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण रूप से जानकारी देना चाहूँगा कि आप एक कोड ध्यान रखिएगा, पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, यूपीएससी की तैयारी करना है तो जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।